नमस्कार। आज बीए प्रथम वर्ष के सेकंड प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम बूढ़ी काकी की कहानी का अध्ययन करेंगे। इस संबंध में आपको मैं यह जानकारी दे दूं कि आपके पाठ्यक्रम में काफ़ी बदलाव हुआ है। पूर्व में जो आपकी कहानी से संबंधित पुस्तक लगी हुई थी, जिसमें कहानी के कुल 19 कहानियाँ थी, उन कहानियों में केवल 3 कहानियाँ ऐसी हैं जो पुनः आपके लगी हुई है कोर्स में। उसने कहा था, मधुआ और गुलजी गाथा। इन तीनों कहानियों का अध्ययन केवल आप करें। उसके अलावा अन्य जो कहानियाँ लगी हुई है उसका अध्ययन एक एक करके कहानी से संबंधित आपको अध्ययन करवाया जाएगा। पहले आप यह तथ्य समझ लें कि आपके कोर्स में जो कहानियाँ अब लगी हुई है उनके नाम आप सुन लें। उसने कहा था, मधुआ, बूढ़ी काकी, शरणदाता, चीफ की दावत, ये इकाई 1 के अंतर्गत है। इकाई 2 में अकेली, स्नेहबंध, गलत होता गणतंत्र, पानी के 7 रंग, अब उठूंगी राख से, और तीसरी इकाई के अंतर्गत घिसटता कंबल, गुलजी गाथा, फांसी, स्मृतियों में पिता, रेत की कोख। पूर्व में आपके पाठ्यक्रम में उपन्यास धूल पौधे लगा हुआ था। अब आपके कोर्स में उपन्यास जो लगा हुआ है वह एक ज़मीन अपनी। इस तरह आपके पाठ्यक्रम में पूरी तरीके से पाठ्य पुस्तकों से संबंधित बदलाव किया गया है। अब आज हम आपके कोर्स में पहली इकाई से संबंधित जो अध्ययन है कोर्स में उसको हम करेंगे। हम बूढ़ी काकी कहानी जो इकाई 1 के अंतर्गत तीसरी कहानी है उसका अध्ययन करेंगे। पूर्व में इस इकाई के अंतर्गत नए पाठ्यक्रम के अंतर्गत वही 2 कहानियां हैं जो पूर्व में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। उसने कहा था और मधुआ, ये 2 कहानियां आपकी पहली इकाई में लगी हुई है जिसका मैंने अध्ययन करवा दिया। तीसरी कहानी बूढ़ी काकी का आज हम अध्ययन करेंगे। बूढ़ी काकी कहानी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है और प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम धनपत राय है। 1904 से 1916 तक उर्दू में कहानियाँ लिखने के पश्चात प्रेमचंद जी ने हिंदी में लिखना शुरू किया और हिंदी में लगभग उन्होंने 300 कहानियाँ और 13 उपन्यास लिखे। गोदान, गबन, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, कायाकल्प, कर्मभूमि, निर्मला इनके बहुत प्रसिद्ध उपन्यास हैं। प्रेमचंद जी का एक निबंध संग्रह भी है, मेरे विचार। प्रेमचंद जी हिंदी के उन लेखकों में हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य में कहानी विधा, या एक प्रकार से हम गद्य को कह सकते हैं, उसको प्रौढ़ता प्रदान की गई। प्रेमचंद के साहित्य का मुख्य स्वर है वह शुरू में आदर्शवाद रहा, फिर वह यथार्थवाद की ओर हुए और बीच में वे आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से संबंधित कहानियां लिखने लगे थे। उनका प्रमुख स्वर हमेशा समाज सुधारी रहा है, चाहे वह कहानी हो या उपन्यास। कला का कार्य केवल मनोरंजन करना नहीं, सामाजिक उद्देश्य भी है। यही प्रेमचंद जी के समस्त गद्य साहित्य का आधार है। प्रेमचंद जी की कहानियों में समाज की कुरीतियों, राजनीतिक उथल पुथल, किसानों की दयनीय दशा, सामाजिक रूढ़ियों के बंधन में तड़पती नारी की वेदना का मार्मिक चित्रण हुआ है। दलित और शोषित के प्रति संवेदना से ओतप्रोत प्रेमचंद जी की कहानियाँ पाठक के मन में न केवल करुणा जगाती है वरन पाठक को शुभ और आदर्श की ओर भी हमेशा अग्रसर करती है। प्रेमचंद जी गांधीवाद या गांधी जी से एक प्रकार से हम शुरू से प्रभावित रहे, इसलिए उनकी कहानियों में शुरुआत में आदर्शवाद का स्वर अधिक मुखरित हुआ था, जिसे बाद में धीरे धीरे वे अंत में कफन और पूस की रात कहानियाँ जो उनके अंतिम दौर की कहानियाँ हैं, जहाँ पूरी तरीके से वे यथार्थवादी हमें दिखाई देते हैं। इनकी सभी कहानियाँ मानसरोवर के 8 खंडों में संकलित है। प्रेमचंद जी की
अत्यंत मार्मिक कहानियों में बूढ़ी काकी कहानी है जो आपके कोर्स में लगी हुई है। इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी ने बूढ़ी काकी के चरित्र को बहुत कुशलता के साथ उभारा है। हम पहले थोड़ा सा कहानी का अध्ययन करेंगे, उसके पश्चात बीच बीच में उसकी समीक्षा करते हुए चलेंगे। बूढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जीवा स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष न थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा। समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। पृथ्वी पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते। भोजन का समय टल जाता या उसका परिणाम पूर्ण न होता अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और न मिलती तो वे रोने लगती। उनका रोना सिसकना साधारण रोना न था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। प्रेमचंद जी ने बूढ़ी काकी के चरित्र के जीवन संघर्ष को बड़ी कुशलता से उभारा है। उनके अनुसार जो बूढ़ी काकी जो पूरी तरीके से वृद्ध हो चुकी थी, और लेखक के अनुसार वृद्ध व्यक्ति के जीवन में ऐसा होता है कि जैसे बचपन दोबारा प्रवेश करता हो। समस्त जो इंद्रियां होती है वह वापस पुनः लालायित हो जाती है, जैसे बच्चे की होती है। जैसे बच्चा पूरी तरीके से समस्त भौतिक जो सुख सुविधाएं, आकर्षण, खाने पीने की जो चीज़ें उनके प्रति वह लालायित रहता है, उसी तरीके से एक वृद्ध भी होता है, पुनः बचपन की ओर जैसे लौट जाता है। बूढ़ी काकी को अपनी इच्छा के अनुरूप चीज़ें जब नहीं मिलती थी तो वह गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। उनके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था। बेटे तरुण होकर चल बसे थे, बस अब एक भतीजे के सिवाय और कोई न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। भतीजे ने सारी संपत्ति लिखाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब केवल कुली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब्ज बाग थे। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय 150-200 रुपये से कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। इसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था अथवा उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का, इसका निर्णय करना सहज नहीं है। बुद्धिराम स्वभाव के तो सज्जन थे, किंतु उसी समय तक जब तक उनके कोष पर कोई आंच न आए। रूपा स्वभाव से तीव्र थी, सही, पर ईश्वर से डरती थी। अतः बूढ़ी काकी को उसकी तीव्रता उतनी न खलती थी जितनी बुद्धिराम की भलमंद साहत। लेखक के अनुसार बूढ़ी काकी के जो समस्त इंद्रियां थी, नेत्र, हाथ, वे सब जवाब दे चुके थे और वह कुछ करने की स्थिति, लेकिन उसके नाम से संपत्ति अधिक थी, काफ़ी अच्छी थी। लेकिन उसके भतीजे ने वह समस्त संपत्ति उसने अपने नाम कर ली और समस्त वसीयत लिखवाते समय तो उससे बहुत बड़े वादे किए और उसको खूब अच्छी तरह रखने का, खाने पीने का। लेकिन बूढ़ी काकी वास्तव में जो उसके पास संपत्ति थी उससे महीने के उसके 150-200 रुपये मिलते भी थे, किंतु फिर भी उसको भरपेट भोजन उसके भतीजे के द्वारा नहीं करवाया जाता था। लेखक ने कहा है कि मनुष्य जो है वह पूरी तरीके से स्वार्थी और जो लोलुप प्रवृत्ति के होते हैं वे समाज में, उसका एक चित्रण इस कहानी में बुद्धिराम के रूप में हमारे सामने आया है। वह पूरी तरीके से कंजूस व्यक्ति है और उसकी पत्नी भी पूरी तरीके से बहुत बूढ़ी काकी का ध्यान नहीं रखती और बहुत तेज महिला है वह, लेकिन केवल ईश्वर से ही उसको डर लगता था। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार का खेद भी होता था। विचारते थे कि इसी संपत्ति के कारण मैं इस भला मानुस बना बैठा हूँ। यदि मौखिक आश्वासन और सुखी सहानुभूति से स्थिति में सुधार हो सकता हो तो उन्हें कदाचित कोई आपत्ति न होती, परंतु विशेष व्यय का भय उनकी सुचेष्टा को दबाए रखता। लेखक के अनुसार बुद्धिराम जो है उसके पास जो संपत्ति थी उसी कारण से समाज में उसकी इज्जत थी और वह एक भला व्यक्ति था माना जाता था। क्योंकि समाज में सामान्य रूप से क्या होता है कि जिस व्यक्ति के पास में अधिक संपत्ति है, समाज में उसको आदर्श के रूप में देखा जाता है और वह केवल मौखिक आश्वासन ही दे सकता था, लेकिन वास्तव में किसी की स्थिति में सुधार करने के लिए उसके पैसे यदि खर्च हो लेखक के अनुसार, तो यह उसे कदापि बर्दाश्त नहीं होता था। वह हमेशा इस चेष्टा को हमेशा ही दबाए रहता था कि पैसे किसी प्रकार से कोई खर्च ना हो। यहाँ तक कि द्वार पर कोई भला आदमी बैठा होता और बूढ़ी काकी उस समय अपना राग अलापने लगती तो वह आग हो जाते और घर में आकर उन्हें जोर से डांटते। लड़कों को बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते हो तो बूढ़ी काकी को और सताया करते हैं। कोई चुटकी काट कर भागता, कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता। काकी चीख मार कर रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वह केवल खाने के लिए ही रोती है। अतः उनके संताप और आर्तनाद पर कोई ध्यान नहीं देता था। सामान्यतः व्यक्ति अपने बुढ़ापे में
जो पूरी तरीके से उसका जो मन होता है वह अनेक भांति भांति की जो चीज़ें खाने में होता है वह बूढ़ी काकी को नहीं मिलती थी। इसलिए बूढ़ी काकी हर समय गला फाड़ फाड़ कर हमेशा रोती थी और लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे। उसके जो संताप और हृदय से निकलने वाली जो क्रंदन होता था उसकी ओर लेखक ने कहा कि समाज के लोगों का ध्यान केवल इतना ही जाता था कि यह केवल खाने के लिए रो रही है बूढ़ी काकी। हाँ, काकी क्रोधातुर होकर बच्चों को गालियां देने लगती तो रूपा घटना स्थल पर आ पहुंचती। इस भय से काकी अपनी जीवा कृपाण का कदाचित ही प्रयोग करती थी। यद्यपि उपद्रव शांति का यह उपाय रोने से अधिक उपयुक्त था। लेखक के अनुसार जब कभी वह तेज आवाज में चिल्ला करके जब चीखती थी बच्चों पर, तो इतने में बुद्धिराम की जो पत्नी, जो उसकी भतीजे की बहू थी, वह पहुंच जाती थी और इस कारण से वह अपनी जिह्वा पर पूरी तरीके से नियंत्रण रखती थी। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था तो बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई चबेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था और यद्यपि काकी की शरण उनकी लोलुपता के कारण बहुत महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय से कहीं सुलभ थी। इसी स्वार्थ अनुकूलता ने उन दिनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया। लेखक के अनुसार परिवार में केवल जो बुद्धिराम की बेटी थी, सबसे छोटी बेटी, वही केवल काकी के पास बैठकर कुछ चीज़ें खाती थी और उसके भाई भी उसके प्रति जो अन्याय करते थे उसके कारण से ही वह सामान्यतः अपने घर में बूढ़ी काकी के पास बैठ करके वहीं खाया करते थे। अब तक इस कहानी के इस पहले भाग के अंतर्गत लेखक ने बूढ़ी काकी के चरित्र को हमारे सामने काफ़ी स्पष्ट करने का प्रयास किया है। बूढ़ी काकी के जीवन बहुत सरल और अच्छा जीवन जो पहले उसके पति के रहते हुए चल रहा था, तत्पश्चात पति के स्वर्ग सिधारने के पश्चात उसके जीवन में अभाव और भूख इतनी अधिक बढ़ जाती है कि जिसकी यहाँ एक संक्षिप्त कल्पना लेखक ने हमारे सामने प्रस्तुत की है। बूढ़ी काकी विधवा है और वह अभावों और अपेक्षाओं में अपने दिन काट रही है। सारी संपत्ति अपने भतीजे बुद्धिराम के नाम कर दी और जैसे ही काकी का बूढ़ापा और ज़्यादा बढ़ता गया, बुद्धिराम पूरी तरीके से उसके प्रति असहनीय सा होता हुआ दिखाई दे रहा है। सारी संपत्ति उसके नाम करने के पश्चात भी बूढ़ी काकी को खाने में भरपूर वह चीज़ें नहीं मिलती थी और उसकी जो संपत्ति से जो उसकी आय होती थी, एक प्रकार से उस आय से के पश्चात भी बूढ़ी काकी को पूरी तरीके से भोजन नहीं मिल पाता था। यहाँ समाज में इस स्थिति पर लेखक ने काफ़ी करारा व्यंग्य किया है कि समाज में जो वृद्ध व्यक्ति हैं हमारे परिवार में, उनके प्रति लोगों की सहानुभूति की भावना नहीं होती है और उनका ध्यान नहीं रखा जाता है। इस दृष्टिकोण से यह कहानी एक मार्मिक कहानी के रूप में हमारे सामने उभरती हुई प्रस्तुत हो रही है। अगले व्याख्यान के अंतर्गत इस कहानी के हम दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे।